क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 21 अप्रैल का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में और प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी और यूपीएससी के स्टेट और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन से संबंधित जो हमारे आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको जान लेते हैं। गोवा में नागरिकता नागरिकता संहिता यानी कि सिविल कोड, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी गई है अपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 44 में, वैसे ही गोवा में एक सिविल कोड है। आपको मालूम है ये क्या चीज़ और ये कितना कब का क्या इसका उद्देश्य है, सब कुछ जानेंगे इसमें। पूरे देश में तो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, लेकिन गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सिविल कोड है। ठीक, तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं पुरातत्व स्थल दिवस, ठीक, इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, इसमें हम लोग यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनके बारे में जानेंगे, और भारत में और भारत के बाहर भी। एक में से दो जो भारतीय एडल्ट है, वयस्क है, वो हैकिंग का शिकार हुआ है पिछले 12 महीने में। ऐसा क्यों हो रहा है भैया? कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस की वजह से क्या हुआ, लोग चले गए इंटरनेट पर, वर्क फ्रॉम होम हो गया। ठीक, अब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो जो ये ऑनलाइन से चोरी चकारी करके जो पैसा कमा हैक करने वाले लोग हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, उनके भी जो है एक तरीके से उनका भी काम बढ़ गया है। ठीक, तो अब देख रहे हो कितना सतर्क रहने वाला है, साइबर जो है क्राइम से बचने वाला है। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एरीज, ये आपका स्पेस साइंस से संबंधित है और स्पेस टेक्नोलॉजी से है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एरीज फैसिलिटी जो है वो होस्ट करेगी, सपोर्ट करेगी सेंटर किसका? ये आदित्य L1। आदित्य L1 मैं आपको बता दूं, एक L1 होता है आपका, L1 L2 L3 L4 L5, ये लैग्रेंजियन पॉइंट होता है, अभी समझाऊंगा इसको फिगर के साथ में। और जो कि सन के और अर्थ के बीच में कई सारे पॉइंट्स होते हैं, ये सन को स्टडी करने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं। ठीक, तो कैसे क्या चीज़ होनी है, भारत सन की क्यों करना चाहता है, उसकी स्टडी, ये सारी चीज़ें जानेंगे बिल्कुल विस्तार से। और साथ ही साथ देखो, जैसे मैं कहता हूँ ना कि जैसे एयर पोल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, ये किसी एक देश की बाउंड्री तक नहीं सीमित है कि इसके बाहर नहीं जाएंगे हम, नहीं तो हमें वीज़ा लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखो, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, करेबियन जो आइलैंड्स हैं, जहाँ वेस्ट इंडीज आपने देखा होगा, और एटलांटिक ओशन में कई सारे आइलैंड्स हैं, वहाँ पे करेबियन वॉल्केनो था, वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड निकली और ये देख रहे हो इंडिया तक पहुँच गया है। तो कितना मतलब इंटरकनेक्टेड है। अगर एटमॉस्फेयर से अगर सब बोला जाए तो वैश्वीकरण बहुत पहले, मतलब जब से अर्थ है तब से वैश्वीकरण हो चुका है, वायुमंडल का, एयर का। ठीक, और आज का हमारा भैया सबसे प्यारा न्यारा जो है इम्पोर्टेंट डे है, जिसका नाम है नेशनल सिविल सर्विसेज डे। ठीक, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, और सिविल सर्विसेज आप सबका सपना है। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस जो है 21 अप्रैल को होता है। क्यों होता है ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए जेंटल रिमाइंडर है कि ईपीएफओ 2020 और यूपीएससी 2021 का कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है, और कंप्लीट पेड ग्रुप में आपको टेस्ट सीरीज पूरी मिल जाती है, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, और स्टडी मटेरियल पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में, और 1-to-1 डिस्कशन हो जाता है, सारे डाउट आपके क्लियर किए जाते हैं। इसके अलावा सिर्फ टेस्ट सीरीज और उसके ही क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्कशन का ग्रुप भी है, उसका एक अलग पेड ग्रुप भी है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए 8564880530, 9696066089 पे कॉल कर सकते हैं आप लोग। ठीक, हमारा जो पहला टॉपिक है आज का बड़ा ही बेहतरीन है, गोवा की नागरिक संहिता यानी कि गोवा सिविल कोड। ठीक, अब देखो एक चीज़ समझना, भारत में 302 धारा, अगर सिविल आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वाली जो है, आईपीसी की धारा, सॉरी, इंडियन पिनल कोड की 302 अगर धारा लगती तो मतलब है मर्डर किया गया है। तो एक चीज़ आप लोगों ने कभी सोची कि जब भी आपने पढ़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो आप लोग ने क्या ये सोचा कि यार क्रिमिनल कोड भी तो होता है? ठीक, और क्रिमिनल में तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, सबके लिए एक समान हो गया है। ठीक, मतलब मर्डर के लिए 302 ही धारा लगेगी और उसी के अनुसार जो है आपको फांसी की सजा या जो भी सजा दी जाएगी। तो क्रिमिनल वाले जितने भी एक्ट्स हैं उसमें तो भाई साहब कोड बना हुआ है भारत में, और सभी के, किसी के पर्सनल कानून वहाँ नहीं लगते हैं। देखो एक नया पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ मैं आपको ये सोचने का। वहाँ पे क्रिमिनल एक्ट के लिए आपका कोई ऐसा नहीं है कि आपका जो मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ लगेगा, हिंदू के लिए हिंदू पर्सनल लॉ लगेगा, सिख के लिए सिख पर्सनल लॉ, ऐसा नहीं लगता है। वहाँ क्रिमिनल के लिए सबके लिए एक ही कानून है, एक ही कोड है। ठीक, वैसे ही सिविल जो काम होते हैं, जो होते हैं, जैसे कि डिवोर्स हो गया, मैरिज हो गया, इनहेरिटेंस यानी कि विरासत हो गई, ठीक,
एडॉप्शन हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सिविल नेचर के होते हैं, ठीक, नागरिक उसमें। और इसमें भारत में क्या है कि यूनिफॉर्मली ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे जो है पर्सनल लॉज लगते हैं, व्यक्तिगत जो है कानून लगते हैं, अलग अलग समुदाय के, अलग अलग जो है रिलीजन के। जैसे मुस्लिम है तो मुस्लिम जो है अपने जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ लगाता है। जैसे ही हिंदू के लिए हिंदू कोड आ चुका है 1950s के दशक में काफ़ी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हिंदुस्तान में राज्य जो संविधान है उसका राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है, यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसका एक आर्टिकल है, अनुच्छेद है 44। उसमें ये कहा गया है कि भैया एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाओ, ताकि चाहे कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एनी फ्रॉम एनी कम्युनिटी, एनी पर्सन, उसको जो है आपको अगर उसको डिवोर्स लेना है तो भी उसके लिए एक ही कोड है, सार चाहे किसी भी रिलीजन का, उसमें मुस्लिम कोई पर्सनल लॉ या फिर कोई पर्सनल लॉ की जगह नहीं होगी। ऐसा करना है। हालांकि ये आपका जो लॉ कमीशन है हमारा, ठीक, आपका कानून जो ये कमीशन है, इसने कहा है कि अभी ये ज़रूरी भी नहीं है और ये मतलब हो भी नहीं पा रहा है, ठीक। तो लेकिन गोवा एक ऐसी राज्य है जहाँ पर सिविल कोड है, वहाँ पे चाहे आप किसी भी उसके धर्म के हो, वहाँ पर्सनल लॉ नहीं चलता है, वहाँ पे जो कोड बना हुआ है वो चलता है। अब इसके बारे में जान लेते हैं, पूरी जो है पृष्ठभूमि आपने समझ ली, बैकग्राउंड, ये ज़रूरी है ताकि आपको सिर्फ वॉट नहीं, वाई भी समझ में है। और अगर आपने वाई समझ ली तो ये सारा डेटा जो है कॉन्सेप्ट ये मीनिंगफुल हो गया, और मीनिंगफुल हो गया तो आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, तो आपको ये पता है कि हम कहाँ से चले और कैसे कहाँ तक जाना है, क्या क्या फैक्ट ध्यान में रखने हैं, ठीक। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो ऐसे बोबड़े थे हमारे, अब तो नए आ गए एन वी रमन्ना, कौन से नंबर के बताइएगा। तो इन्होंने अप्रिशिएट किया था कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है गोवा में वो मतलब अच्छा है, और द ओनली स्टेट टू हैव वन, मतलब सिर्फ भारत में एक ही अकेला ऐसा राज्य है जहाँ पे सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड है, ठीक। और इसमें देखा जाए तो ये है कि यूसीसी की डिबेट चलती रहती है, और ये फिर से इस डिबेट को जो है फिर से पुनर्जीवित कर देता है। यूसीसी क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। और वैसे लॉ कमीशन मैंने आपको बताया अभी 2018 में इसने कहा था कि ना तो यह प्रावधान है और ना तो वांछनीय है, मतलब कि डिज़ायरेबल है, और ना ही संभव है, ऐसा बोला गया था, ठीक। अब गोवा का यूसीसी देख लेते हैं। गोवा का जो पोर्टुगीज सिविल कोड आया 1867 में, समझ रहे हो, ये एलियन कोड था, पोर्टुगीज लेके आए थे, ठीक। और देखो एक रोचक फैक्ट ये है कि इंडिया में सबसे पहले जो एलियन आए पानी के रास्ते, वो कौन से आए? पानी के रास्ते में बता रहा हूँ, 1498 में आपका पोर्टुगीज आए। और भारत से अगर ये कहा जाए कि फॉरेनर जो सबसे लास्ट गए वो कौन गए, वो भी पोर्टुगीज ही गए 1961 में। कौन सा ऑपरेशन था बताइए? ऑपरेशन पोलो, ठीक। पुलिस एक्शन करके भगाया गया इन्हें आपका गोवा से, ठीक। ये कॉन्टिन्यूंस होता रहा। गोवा का पोर्टुगीज सिविल कोड जो है 1867 वाला, 1867 वाला ये था, और इसका कॉन्टिन्यूंस बना रहा। और एंड नॉन इन्फोर्समेंट, ये जितने भी एक्ट आए थे ना 1950वीं जो हमारी दशक था, उसमें हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, इंडियन सक्सेशन एक्ट, ठीक है, 1925, शारियत जो है एप्लीकेशन एक्ट 1937, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ वाला है, ठीक। एंड डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज, मुस्लिम मैरिज 1939 इन गोवा, ठीक। ठीक, तो मतलब ये वाला कोड जो था पोर्टुगीज सिविल कोड वाला, ये चलता रहा, ये सब नहीं रहे, ठीक। आपका जो है मुस्लिम डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 19 इन गोवा, ये सब नहीं चले, ठीक। ये सिविल कोड चलता रहा। ये एक एग्जाम्पल उदाहरण है लीगल प्लुरलिज्म का, यानी कि कानूनी बहुलवाद का, ठीक। और साथ ही साथ निगेशन है, मतलब ये चीज़ को बताता है भैया कि ये इस चीज़ का प्रतिवाद है कि एक राष्ट्र एक कानून, यानी कि वन नेशन वन लॉ, ठीक। तो मतलब आपका गोवा में क्या है कि आपका भाई एक ही लॉ चलता रहा, सिविल कोड, चाहे कितने भी हिंदू वाले सारे आए, ये नहीं चले, ठीक। गोवा का सिविल कोड जो है इसके 4 पार्ट है, समझना। एक तो है सिविल कैपेसिटी का, यानी कि आपका नागरिक क्षमता का। दूसरा एक्विजिशन ऑफ राइट्स, अधिकारों का अधिग्रहण का है। राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का अधिकार। और अधिकारों और उपायों का उल्लंघन, ब्रीच ऑफ राइट्स एंड रेमेडीज, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि गोवा के सिविल कोड की 4 पार्ट हैं। और ये बिगिन हुआ था भगवान के नाम पर, और डॉम लुइस जो कि किंग थे पोर्टुगल, और एलगर्वेस के, ठीक। ये कोड काफ़ी टाइम तक सर्वाइव किया बाय वर्च्यू किस सेक्शन, किस धारा के अंतर्गत? आपका गोवा दमन एंड दीव एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1962,
ठीक है। इस सेक्शन इसका जो ये जो एक्ट था, इसका सेक्शन 5(1) जो था, उसने इस कोड को, जो पोर्टुगीज सिविल कोड है, इसको जिंदा रखा और इसी ने इसके कंटिन्यूस को जो है परमिट किया। अब हम समझ लेते हैं, ये सारे तो गोवा गोवा वाले से बात हो गई, गोवा सीसी, ठीक। अब हम समझ लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, हालांकि पहले बता चुका हूँ, फिर रिवाइज हो रहेगा आपका। ये रिप्लेस करना है इसको पर्सनल लॉ है, जो भी रिलीजन के हिसाब से हैं, उनके स्क्रिप्चर, उनके कस्टम, उनके रिलीजन के अनुसार, और ये कॉमन सेट ऑफ रूल्स हो जाएंगे, ठीक, जो कि हर सिटीजन, हाँ, हर नागरिक को गवर्न करेंगे हमारे देश में। और अंबेडकर जी ने कहा था, अंबेडकर जी इसके काफ़ी प्रोपोनेंट थे, इसके मतलब पक्ष में थे। और अंबेडकर जी और साथ ही साथ कई सारे और जो पॉलिटिशियन थे हमारे यहाँ, वो यूसीसी को चाहते थे। और असेंबली की जब डिबेट चल रही थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जब संविधान बनाया जा रहा था, तब के.एम. मुंशी, अलादी कृष्णा स्वामी और अंबेडकर, इन्होंने सबने यूसीसी को डिफेंड किया था। और मुस्लिम लीडर्स ने हालांकि कहा था कि इसकी वजह से काफ़ी डिसहार्मनी हो सकती है, मतलब सौहार्दपूर्ण जो माहौल है वो ख़त्म हो सकता है। और हालांकि जो अलादी जी जो थे, उन्होंने कहा था कि ये लोगों में डिसहार्मनी नहीं बल्कि एमिटी, ज़्यादा मित्रता जो है वो बनाएगी पीपल्स में, और एक सेंस ऑफ यूनिटी मिलेगी, ठीक है, कि एक समान सबको होंगे। और ठीक भी है यार, भारत में सेकुलरिज्म वाली चीज़ है, पंथ निरपेक्षता है, सबके लिए कानून एक होने चाहिए। और हमारा संविधान क्या कहता है? तो संविधान देखिए, आर्टिकल नंबर 44, जैसा मैंने आपको बताया, कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि यहाँ पर आपका एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, ठीक, एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आती है। ये क्या कहता है आर्टिकल? द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पूरे भारत के क्षेत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, भारत के हर नागरिक के लिए एक समान इसको इसको लागू किया जाना चाहिए। ये डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, इसलिए ये मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, मतलब, और लीगली इन्फोर्सेबल भी नहीं। लीगली इन्फोर्सेबल मतलब कि इसका अगर उल्लंघन हो रहा तो कोई जो है कोर्ट जाके नहीं कह सकता है कि यार ये तुमने क्यों नहीं लागू करा, हमको इसके लिए जो है जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक। यूसीसी पहले इस जो है आर्टिकल 35 में था, बाद में इसको रिनंबर करके आर्टिकल नंबर 44 में डाला गया। अंबेडकर जी ये इसको मतलब मानते थे कि भाई ये होना चाहिए, इसके होने से सोशल जस्टिस मिलेगा सभी को, और इसी रीज़न से सिविल कोड जो है उसको डीपीएसपी में रखा गया, और इसलिए ये इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक। मतलब ये ज़बरदस्ती नहीं चाहते थे, अंबेडकर जी चाहते थे कि लोग जब राजी हों, जब जो लोग सब इसके लिए हाँ माने इसके लिए, तब इसको किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। तो ये काफ़ी अच्छा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूसीसी का। इससे रिलेटेड सारी चीज़ें कवर कर दी गई, चाहे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए चाहे मेंस में, आप लोग ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे अगर आपने ये वाला ऑडियो, मेरा ये वाला वीडियो ढंग से सुना है तो। और अगर सुना है, अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जरूरी है, ये प्रोत्साहन मुझे देता है रोज़ आप लोग के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने के लिए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं पुरातत्व स्थल दिवस, ठीक। सिंपल सा है, अप्रैल 18 को जो है इसको वर्ल्ड हेरिटेज डे भी बोलते हैं, पहली चीज़ बता दूं, ज़्यादा यहाँ घबराओ मत कि इंटरनेशनल डे, मोनूमेंट और ये साइट क्या चीज़ है, ठीक। इसको वर्ल्ड हेरिटेज डे भी कहते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज डे कौन जो है इसको वो करता है कि कौन सा हेरिटेज माना जाएगा, ठीक। ये यूनेस्को, सुना है ना, यूनेस्को। भारत में कितनी जो है साइट्स हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स 38 हैं अभी, ठीक। कोई इसमें अपडेट हुआ तो बताना, वैसे 38 हैं, और इसमें पूरे वर्ल्ड में तो कई हज़ारों हैं। सबसे ज़्यादा जो है चाइना में है और इटली में, बराबर है मेरे ख्याल से, मैंने पहले कवर भी किया हुआ है। और उसके बाद कई सारे हैं। इंडिया जो है कौन से नंबर पे है ये आप लोग को बताना कमेंट करके, अभी मैं बताऊंगा, डोंट वरी, हर चीज़ नहीं पूछूंगा आपसे ग्लोबली। अच्छा, ये डे को मतलब इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ये इसको बढ़ाता है, ठीक, बढ़ावा देता है, मतलब प्रमोशन करता है, संवर्धन करता है। इंटरनेशनल काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय परिषद ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। अब भारत में देखो ये कितना बेहतरीन जो है डायग्राम है। इसमें एक चीज़ आप देखोगे तो तुरंत आपको ये दिखेगा कि जम्मू एंड कश्मीर में, और या फिर अब अगर इसको, ये पुराना है शायद मैप, तो इसमें लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, ठीक। बाकी मैं पढ़ के आप लोग बता दे रहा हूँ। ग्रेट हिमालयन आपका नेशनल पार्क, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स हो गया, कंचनजंगा सिक्किम में हो गया, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम में हो गया, आपका काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये सारी, ये आपकी आसाम में होगा। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, बोध गया बिहार, नालंदा बिहार, सन टेम्पल आपका जो है जिसको ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं, ये सब आप पढ़ना है इसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, कल्चरल वाले यहाँ से पूछ सकता है। सन टेम्पल उड़ीसा में हो गया, खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एमपी, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका आपका एमपी, सांची स्तूपा एमपी, चंपानेर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क जो है गुजरात,
हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद ऑब्वियसली गुजरात, ठीक। एलिफेंटा केव्स, छत्रपति शिवाजी, इलोरा केव्स, ये सब महाराष्ट्र। चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, ठीक, गोवा लिखा ही हुआ है। हम्पी कर्नाटका, पट्टाडल डकल कर्नाटका, महाबलीपुरम आपका तमिलनाडु, चोला टेम्पल्स तमिलनाडु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इनका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि यार पढ़ के बोल दे रहा है, ऐसे नहीं, ये इनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, प्लीज़ पढ़िए यार, ये ज़रूरी है। ये इनके बारे में यूपीएससी में और यूपी से बाकी जो भी हैं उसमें फ़र्क ये होगा कि बाकी स्टेट पीसेस वाले तो पूछेंगे कौन से स्टेट में है, ठीक है, या फिर थोड़ा मान लो कभी कभार एक दो चीज़ और पूछ ले। यूपीएससी इसमें घुस के पूछेगा आपसे, रानी के बाव ये क्या चीज़ है, ये एक स्टेप वेल है। स्टेप वेल क्या होता है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। एक क्वेश्चन वो इससे पूछ लेगा, एक क्वेश्चन स्टेप वेल से पूछ लेगा, ठीक। जंतर मंतर जो है जयपुर में, केवलादेव नेशनल पार्क, यहाँ पे एवियन बॉटलिज्म हुआ था ना, पीछे याद आ रहा है, ठीक, जिसमें कि कई सारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स थी वो मर गई थी, ठीक। ये आपका राजस्थान में है। और केवलादेव ही वो है जहाँ पर फ्लैमिंगोज पाई जाती हैं, फ्लैमिंगोज पर्पल पिंक रंग की होती, बड़ी सुंदर सी लगती है बर्ड, ग्रेटर फ्लैमिंगोज, ठीक। कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ में है, और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो ये जो भी मैंने इसको यहाँ पे, और देखिए हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, ये जैसलमेर, रणथंभौर फोर्ट, गैगरॉन, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, ये जितने ये बने हुए हैं ना, कभी देख के आना, बड़े मज़ेदार हैं। और माउंटेन रेलवे भी इंडिया में जो है कहाँ कहाँ पे है, एक तो आपका कालका जी हो गया, कालका शिमला, दार्जिलिंग हिमालयन ये रहा सिक्किम, और नीलगिरी माउंटेन ये रहा, ठीक है। इनको इनके बारे में प्लीज़ ज़रूर पढ़िए, मैं बहुत रिक्वेस्ट आप लोग से कर रहा हूँ आपके भले के लिए, ठीक। और देखिए इंडिया जो है 38 यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। पूरे वर्ल्ड में कितने हैं, 1121। चाइना, इटली, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस के बाद में इंडिया का नंबर आता है, तो कितना नंबर हुआ, 1 2 3 4 5 छठा, ठीक। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि आपका आइकोमॉस जो था इन 1982, इसने डिसाइड किया कि 18 अप्रैल को हम इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स बनाया जाएगा, या मतलब मनाया जाएगा, जिसको हम वर्ल्ड हेरिटेज डे भी बोलते हैं। और इसको यूनेस्को ने अप्रूव भी कर दिया 1983 में, और इसकी जो यूनेस्को की जो आपकी 22nd जनरल कॉन्फ्रेंस थी उसमें, ठीक। और ये डे जो है डेडिकेटेड है कि उन साइट्स को रिकॉग्नाइज़ किया जाए, उनकी जो है पहचान करी जाए, जो कि जिनका हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जो है मान्यता है, इम्पोर्टेंस है, और ये जागरूकता फैलाते हैं उनके बारे में, और स्ट्रेस करते हैं कि हम भैया उसको प्रिजर्व करें, रिस्टोर करें, यानी कि उनका संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए। ज़रूरी है यार, अगर हम जैसे आज मान लीजिए कई सारी चीज़ें हैं ह्यूमन उसके, अगर हम जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया, ठीक, तो वो विरासत नहीं है, हमें नहीं पता चलता है। लेकिन अगर हमने उसको ढूंढा तो हम उसके कई सारे जानते हैं, कैसे लोग रहते थे, कैसे क्या करते थे, कितने वो एडवांस थे, ये सारी चीज़ें हम लोग को बहुत सीखने को मिलता है इनसे, ठीक। जो ये डे है इसको ये प्रमोट भी करता है संस्कृति की इम्पोर्टेंस को भी, जो भी हमारा संस्कृति के महत्व को भी प्रमोट करता है, और साथ ही साथ ये भी हाईलाइट करता है मैनी इम्पेडिमेंट्स इन डूइंग सो, ठीक। कि मतलब हम कल्चरल का जो इम्पोर्टेंस है हम उसको उसके लिए मतलब रुकावट क्या हो रही है, हम उन चैलेंज को भी पहचानें, और फिर उन चैलेंजेस को का सलूशन ढूंढते हुए इनको और प्रमोट करें। अच्छा, 2021 की जो थीम थी वर्ल्ड हेरिटेज डे की, मैंने बताया भी था आप लोग को, कॉम्प्लेक्स पास्ट एंड डिवाइन फ्यूचर्स, ठीक। इसकी हिंदी मैंने हालांकि लिखी है, लेकिन ये पूछा जाएगा तो इंग्लिश में लिख के आएगा, वहाँ पे इंग्लिश को हिंदी में लिख देंगे, ठीक है। तो जटिल अतीत विविध भविष्य, ठीक, ये थीम है इस बार यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज डे की। और इसमें ये कह रहा है कि जो हिस्ट्री का जो प्लेस है वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू कई सारे हैं, ठीक है ना। और कंजर्वेशन ऑफ हमें करना चाहिए, मतलब जो है संरक्षण हमें करना चाहिए कल्चरल हेरिटेज का, और केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ द पास्ट प्रैक्टिस डिमांड प्रोविजंस फॉर द फ्यूचर, ठीक। आसान भाषा में अगर इसको बोलें कि अगर हमें कल्चरल हेरिटेज का संरक्षण करना है तो हमें अपने पास्ट का जो है अच्छे से एग्जामिन करना चाहिए, और हमें उससे सीखते हुए हमें जो फ्यूचर में किस तरीके से आगे उसको और सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं इसको ध्यान में रखना चाहिए। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में 38 हैं, और 30 जो है वो कल्चरल हैं, ठीक, और 7 जो हैं वो नेचुरल हैं, और एक जो है मिक्स्ड है, कौन सी, कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये पहले रिवाइज करा चुका हूँ। और आखिरी जो 38वां यानी 38 जो एडिशन हुआ इंडियन लिस्ट में अंडर कल्चर वो है जयपुर सिटी 2019 में, ठीक। ये हमारा जो है काफ़ी अच्छा टॉपिक था। अगला दे प्लीज़ वर्ल्ड हेरिटेज साइट और ये सारी चीज़ें जो होती है ना, जो आर्ट एंड कल्चर में आप लोग कहते हो ना कि पता नहीं कहाँ से पूछता है, ये सब यहीं से पूछता है। एक है इंटेंजिबल कल्चरल वाला, ठीक,
इंटेलिजिबल कल्चरल वाली जो चीज़ें वाली लिस्ट भी देख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है। और उससे अगर आप देखोगे और प्रीवियस ईयर देखोगे क्वेश्चन, तो आपको लगेगा यार ये यूपीएससी यहीं से पूछ रहा सब। ठीक है। अब देखो, दो में से एक भारतीय वयस्क जो है पिछले 12 महीने में हैकिंग का शिकार हुआ है। दुनिया वर्ल्ड वर्क फ्रॉम होम कर रही है, और इन लोग का भी काम जो है चल रहा है, हैकर्स का भी। नई रिपोर्ट आई है, ठीक, और इसमें कहा गया है कि करीबन जो है 59%, 60% के करीब जो है साइबर क्राइम का शिकार हुए हैं पिछले 12 महीने में। और 7 जो है 10 में से 7 इंडियन जो हैं, वो मतलब बिलीव कर, जो रिमोट वर्क जो कर रहे थे, उनका जो है हैकर्स की लाइफ आसान हो गई है, और साइबर क्रिमिनल जो है उनका एडवांटेज ले रहे हैं, क्योंकि वो घर से काम कर रहे हैं। ये सर, ऐसा रिपोर्ट कौन लेके आया है? ये रिपोर्ट लाया नॉर्टन साइबर सेफ्टी इनसाइट्स। ठीक, ये नॉर्टन लाइफ लॉक ने इसको निकाला है 2021। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है, एक रिपोर्ट मतलब ये जो रिपोर्ट थी, इसमें सर्वे किया गया और 10,000 एडल्ट का 10 कंट्रियों में, जिसमें कि 1,000 जो लोग थे वो भारत से थे। और इसकी फाइंडिंग्स ये है कि 27 मिलियन, यानी कि जो है आपका 2.7 करोड़ जो इंडियन एडल्ट्स हैं, उनको मतलब आइडेंटिटी थेफ्ट हो गई। मतलब उनकी आइडेंटिटी चुरा के किसी और ने जो है खुद से जो पैसे निकाल लिए, कुछ और किसी को कांटेक्ट कर लिया, ये सारी चीज़ में पीछे जो है आपका 12 महीने में 52% इंडियन्स जो है उन्होंने ये एडमिट किया कि दे डोंट नो हाउ टू, उनको पता ही नहीं कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाए। आधे से ज़्यादा लोगों ने ये बताया है भारत के उसमें कि साइबर क्राइम से कैसे बचें। और वाइल मैनी इंडियंस जिन कंज्यूमर जो थे 90%, उन्होंने प्रोएक्टिव स्टेप लिए हैं अपना डेटा बचाने के लिए। मतलब वहीं एंटीवायरस लगाना, पासवर्ड ना दिखाना, पासवर्ड कठिन रखना, ये नहीं एंजल प्रिया लिख दिया, या फिर जो है पासवर्ड 123 लिख दिया, ऐसा नहीं, थोड़ा टफ बनाया करो। ठीक। और 5 में से 2 लोग जो है उनको लग रहा था कि इम्पॉसिबल है कि उनको प्रोटेक्ट कर पाएँ वो अपनी प्राइवेसी को। इन लोग ये तो मतलब हार मान चुके हैं इन दिस एज, और से दे डोंट नो हाउ टू डू सो। उनको पता या तो नहीं है, या फिर उनको पता ही नहीं है कि अभी क्या हो सकता है। 66% लोगों जो इंडियन एडल्ट हैं, उन्होंने ये कहा है कि दे आर मोर वरिड देन एवर बिफोर। मतलब वो कह रहे हैं कि यार हमें सबसे ज़्यादा डर आज लग रहा है साइबर क्राइम की वजह से। और मैं आपको बता रहा हूँ, अभी डिजिटलाइजेशन चल रहा है ना, डिजिटलाइजेशन चल रहा है, ठीक। 5 से 10 साल में, अब मैं आपको बता रहा हूँ, डी डिजिटलाइजेशन होगा। लोग कहेंगे हमें डिजिटल जाना ही नहीं, इतना ज़्यादा चोरी चकारी होने लगेगी। तुम देखना ये होगा मेरे भाई। ठीक। 52% जो है वो टर्न टू देयर फ्रेंड्स फॉर हेल्प, और मतलब पूछने लगे कि भैया बताओ यार एंटीवायरस कौन कौन सा क्या लगाएं। 47% ने कांटेक्ट किया कंपनी को जिनका अकाउंट हैक हो गया कि रिजॉल्व करो। ठीक। भारत में एक संस्था काम करती है सर्ट, जो साइबर क्राइम से निपटती है। बताइए इसका फुल फॉर्म क्या है? ठीक। 63% जो इंडियन एडल्ट थे उन्होंने रिपोर्ट किया कि वो फील करते हैं कि वो वनरेबल हैं, मतलब असुरक्षित है साइबर क्राइम से। और देन दे बिफोर 19, मतलब कोविड-19 पेंडेमिक के बाद जो से ज़्यादा असुरक्षित हो गए, ये कहने वाली बात है। और ज़्यादातर इंडियन एडल्ट जो हैं वो कंसर्न है अपने डेटा प्राइवेसी से, मतलब उनकी कोई जो बैंक के अकाउंट नंबर हैं, पासवर्ड हैं, वो बहुत ज़्यादा 75% लोग परेशान हैं यार। और जो है कि मतलब उनका डेटा चोरी हो ही जाएगा, और वो चाहते हैं कि अब किसी तरीके से अपना डेटा प्रोटेक्ट किया जाए। और 5 में से 2 लोग इंडियन कंज्यूमर जो है 45% करीबन, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि उनका आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया। 14% इम्पैक्ट इन द पास्ट 1 ईयर। 14% तो ये कह रहे हैं भैया हमको तो पिछले 1 साल में ही बहुत ज़्यादा हमको कुछ ना कुछ जो है प्रभाव पड़ा हमारे ऊपर। और इसकी वजह से 27 मिलियन इंडियन एडल्ट्स का जो है आइडेंटिटी थेफ्ट हुआ है पिछले 12 महीने में। कई सारा इसमें डेटा था। मेन चीज़ें आपको ये है कि आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाती है, बैंक अकाउंट निकल जाते हैं, कंज्यूमर अपने आप को बचाना चाहते हैं, कितने जागरूक हैं कितने नहीं हैं, ये सब जानने वाला है। ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में, जरूर आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, एरीज फैसिलिटी जो है होस्ट करेगी सपोर्ट सेंटर फॉर द आदित्य L1। आदित्य L1 क्या चीज़ है? ये L1 तो है लैग्रेंजियन पॉइंट। ये आदित्य वो चीज़ है जो इस पॉइंट पर जाएगा और फिर सन को स्टडी करेगा। और इन सब काम होने के लिए जो सपोर्ट सेंटर बनेगा उसको होस्ट कौन कर रहा है? एरीज कर रहा है। अब एरीज क्या है, ये गुत्थी सुलझ जाएगी अब। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशनल साइंसेस, इसका शॉर्ट फॉर्म है एरीज। ये सपोर्ट सेंटर होस्ट करेगा आदित्य L1 मिशन का, जो कि लॉन्च होना है अगले साल 2022 में। सो याद हो गया ना? ये तरीका सही लगा कि नहीं लगा? आदित्य L1 लैग्रेंजियन पॉइंट है जहाँ पे आदित्य जाएगा, एक मतलब ये सेटेलाइट ही है एक तरीके से, वहाँ जाके इस पॉइंट पे लगेगा,
ठीक, अच्छा पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, एक सेकंड रुको। ठीक, ये वाली फोटो देखते हैं, इसको करते हैं बड़ा, ये आया मज़ा। ठीक, देखिए ये लैग्रेंजियन पॉइंट जो है ये है L1, ठीक, आपका L5, ठीक, L4। अच्छा बताइए L3 कहाँ पे होगा और L2 कहाँ पे होगा? ठीक है, आप लोग से क्वेश्चन है, L3 कहाँ पे होगा, L2 कहाँ पे होगा? अब ये देखो अर्थ और सन के बीच में पॉइंट है जहाँ पे आदित्य ये सैटेलाइट जाके यहाँ पर जाएगी और फिर सन को स्टडी करेगी। ठीक, और इन सब कार्य में होने के लिए सपोर्ट सेंटर जो है भाई अर्थ पर से कोई देगा ना भारत में से, वो एरीज कर रहा है। ये पूरी बात थी इसमें। ठीक, इसरो का प्रोजेक्ट है, ये आपको पता ही चल रहा होगा। ठीक, और ये यहाँ पे क्यों लगाया गया आप सोच रहे होंगे। एक तो देखो ये इन दोनों की गुरुत्वाकर्षण की वजह से यहाँ पे बंध जाता है, ये तो ऐसा नहीं कि ये इसको यहीं खींच ले या फिर अर्थ ही खींच ले, यहाँ पे ये रुका रहेगा और अर्थ से ज़्यादा अच्छा यहाँ से ये देख सकता है इसको, इसलिए इसको इन पॉइंट्स पे रखा जाता है। समझ में आ गई बात। और ये इसके बारे में समझे तो एरीज फैसिलिटी जो है वो नैनीताल में है और ये सेंटर हल्द्वानी में आएगा जहाँ पे एरीज जो है अपना डेटा सेंटर भी सेटअप कर रहा है। और आदित्य L1 जो है एक स्पेस क्राफ्ट मिशन है, सन को स्टडी करेगा, समझना ध्यान से। ठीक, यह एक सूर्य को अध्ययन करने के लिए एक अंतरिक्ष यान मिशन है और ये इसरो का जो है भाई वो डिज़ाइन इसको करेगा, इसरो कोलैबोरेट करेगा इसरो। ठीक है, और इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ में मिलके इसरो जो है इसको वो करेगा, स्टडी करेगा। और इसरो ने कैटेगराइज किया है आदित्य L1 एक 400 किलोग्राम का सेटेलाइट जो कि PSLV, ठीक, इन एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन, इसको 2 दिसंबर 2021 या फिर जनवरी 2022 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक, ये आपको इसके बीच में डिफरेंस पता है ना, PSLV और GSLV के बीच में डिफरेंस पता है कि नहीं पता है? इसके बारे में होमवर्क है आप लोग के लिए, जरूर करिएगा। कई लोग जो है इलेक्शन ड्यूटी और कई सारी उसमें बिजी थे इसलिए नहीं कर पा रहे थे, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। इंडिया का ये पहला सोलर मिशन होगा, ध्यान रखिएगा, आदित्य L1 मिशन। और ये इंसर्ट कर देगा हेलो ऑर्बिट में, इसको हेलो ऑर्बिट बोला जाता है। हेलो मतलब ये सन से संबंधित होता है, इतना ध्यान रख लेना। L1 पॉइंट पे जो कि 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, 15 लाख किलोमीटर दूर है अर्थ से। आदित्य L1 सपोर्ट सेंटर जो है आपका ये प्रोवाइड करेगा ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण देगा थ्रू रेगुलर वर्कशॉप फॉर द गेस्ट यूजर्स। ठीक, और अपार्ट फ्रॉम दिस इट विल प्रोवाइड रेडी टू यूज़ पाइथन एंड जावा ऐप। मतलब ये ऐप आप लोग कोई जो लोग सॉफ्टवेयर संबंधित होंगे उनको पता होगा, ये सॉफ्टवेयर की लैंग्वेजेस हैं। पाइथन कोई ये सांप और वो नहीं, अजगर नहीं है, ध्यान रखना। और जावा ये सॉफ्टवेयर की लैंग्वेजेस हैं और ये इसके लिए प्रोवाइड करेंगे ये ऐप्स को फॉर सेटेलाइट डेटा इसमें मिलेगा, डेमोज हैंडआउट्स, गेस्ट यूज़र्स जो आएंगे वो स्टडी कर सकेंगे यार, सन को जो डेटा ये उठाएगा वो गेस्ट यूज़र सब लोग देख के प्रशिक्षण पाके उसको अच्छे से यूज़ कर सकेंगे। ठीक, ये सेंटर ऑल्सो प्रोवाइड कोड फॉर एडवांस डेटा एनालिसिस कर सकते हो, डेटा इकट्ठा करना है उससे अच्छा एनालिसिस करो ताकि जो है आप किसी निष्कर्ष पे पहुंच सको जो कि हिंदुस्तान का और ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बेहतरी के लिए हो, ठीक, डेवलपमेंट के लिए हो। और इसके लिए एग्जांपल अगर डेटा एनालिसिस करेंगे, फॉर एग्जांपल सोर्स कोड ये देगा सिस्को के द्वारा, ये थोड़ा सा वो है टेक्निकल है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, और ये जो सेंटर है ये आपका होस्ट करेगा कंपेंडियम ऑफ लोकेशन ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंट फीचर्स ऑफ सोलर सरफेस। ये इंपॉर्टेंट है, सोलर की सरफेस पे जो है उसका लोकेशन कहाँ पे है, कितनी ड्यूरेशन में क्या कौन सी चीज़ें हो रही हैं, जैसे सन फ्लेयर्स आपने देखा होगा, मतलब एक तरीके से समझ लो कि अनार की तरीके से इसमें वो निकलता है। सन स्पॉट्स होते हैं, जहाँ पे सन स्पॉट्स होते हैं वहाँ पे बाकी जगहों से थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता है। ठीक, काले काले धब्बे से आपने देखे होंगे इसको, कभी देखा। कोरोनल होल्स, ठीक, कोरोना जो है सन के एटमॉस्फेयर को बोलते हैं। ठीक, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनकी लोकेशन क्या, ड्यूरेशन कब क्या होता है, ये सारी चीज़ें डेटा इकट्ठा किया जाएगा। सन को आगे बारे में जानने की कोशिश करें, वो बहुत अच्छी बात है। सूर्य के बारे में, सन जो है एक स्टार है। स्टार कौन होता है? जिसकी अपनी लाइट होती है। अच्छा ये बताइए कि मून जो है वो क्यों चमकता है? तो क्या मून भी स्टार है क्या, ये बताइए। ठीक, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, दिमाग लगाइएगा। दिमाग लगाइए या फिर उसको पढ़ के जवाब दीजिए, लेकिन दीजिए ज़रूर, कमेंट जरूर करना है। सन इज़ अ स्टार जो कि हमारे सोलर सिस्टम के मध्य में है, सेंटर में है, और ये परफेक्ट स्फीयर है हॉट प्लाज्मा का और हीटेड टू इनकैंडेसेंस बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। जो इसमें जो ऊर्जा प्रोड्यूस होती है वो न्यूक्लियर फ्यूज़न की वजह से होती है, मतलब दो जो है एटम्स मिलते हैं, ठीक, और उसकी वजह से जो ऊर्जा निकलती है उससे जो है
वहीं यहीं आपका थर्मोन्यूक्लियर जो बॉम्ब है, हाइड्रोजन बॉम्ब है, उसमें भी न्यूक्लियर फिजन ही यूज़ होता है। बाकी जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं उसमें न्यूक्लियर फिजन होता है, मतलब एक ही को तोड़ते हैं, यूरेनियम 235 238 को, और उससे जो एनर्जी निकलती है उसको जो है मॉडरेट करके, कंट्रोल करके फिर यूज़ करते हैं। वैसे तो बॉम्ब में भी यूज़ होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करने में भी होता है। यही मोरालिटी दिखाता है कि इंसान जो टेक्निकल उसने सीखा है, जो टेक्नोलॉजी सीखी है, उसका किस तरीके से उपयोग कर रहा है। पाकिस्तान जो है बॉम्ब की तरह यूज़ करता है, हिंदुस्तान जो है उसको न्यूक्लियर कैंसर सही करने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए। ठीक, तो इसको आप जो है एथिक्स में भी इसको याला दे सकते हो, याला एग्जाम्पल। ठीक, न्यूक्लियर फ्यूजन करता है रिएक्शन इसके कोर में, और इससे एनर्जी रेडिएट होती है। और जो एनर्जी निकलती है, जो हमारे में आती है, हमारे यहाँ जैसे अर्थ पे आती है, वो विजिबल लाइट में होती है और इंफ्रारेड रेडिएशन में होती है, और ये शॉर्ट वेवलेंथ का होता है। ठीक, अर्थ से टकराकर ऐसे टकराई, ये शॉर्ट वेवलेंथ है, इसमें विजिबल लाइट है, और कौन सा है, इंफ्रारेड है। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम प्लीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, और फिर जब ये अर्थ से टकराती है, फिर ये वापस जाती है, तो ये लॉन्ग वेव हो जाती है। ठीक, और ये हमारे वफादार दोस्त कुत्ते भौंक रहे हैं बाहर पे, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे इनको अपना काम करने दीजिए, हम लोग अपना काम करते हैं। देखिए, इट इज़ बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द लाइफ ऑन अर्थ। ठीक, भाई जो सन से एनर्जी आती है उसी से तो हमारी ज़िंदगी लाइफ पूरी चल रही है ना। इसका डायमीटर जो सन का है वो है आपका 1.39 मिलियन माइल्स, या फिर 109 टाइम्स अर्थ के मतलब डायमीटर से 109 गुना ज़्यादा सन का डायमीटर है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि कैरेबियाई ज्वालामुखी से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड भारत पहुंच गया है। इससे ये पता चलता है कि जो वायुमंडल है उसका वैश्वीकरण हो चुका जब से अर्थ है। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड आप जानते हो ये वॉल्केनो से निकलती है। अब देखो क्वेश्चन वहाँ पे यूपीएससी क्या करेगा, वो ये सब ना पूछेगा कि कहाँ पहुँच गया, क्या हुआ, ये सब नहीं पूछेगा। वो कहेगा कि सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, बताइए कहाँ कहाँ से, कोल के प्लांट से निकलती है, वॉल्केनो से निकलती है, ऐसे करके पूछ लेगा। पूछेगा कि बताइए किसमें से निकलती है या फिर किसमें से नहीं निकलती है। तो यहाँ पे आपको एक ये भी फैक्ट पता चल रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से निकलती है, और ये कैरेबियन से निकली और इंडिया में करीबन जो है पहुंच गई, जिसकी वजह से पॉल्यूशन लेवल काफ़ी बढ़ गया नदर्न पार्ट्स में कंट्री के, और इससे एसिड रेन भी हो सकती है। आप लोग को पता है NOx और SO2 मिलके जो है पानी के साथ में मिलके ये एसिड रेन करते हैं। ये NCERT का फैक्ट है, मैं इतना कोई वो नहीं है, कठिन नहीं है, ये आप लोग को पढ़ना चाहिए ये सब। अब देखिए, ये वॉल्केनो का नाम जो है ला सोफेरे वॉल्केनो है। ये 45 जो दुनिया के करंटली इरप्टिंग वॉल्केनो उनमें से अर्थ पे, उनमें से एक है ला सोफेरे। और ये वॉल्कनोलॉजिस्ट जो होते हैं, जैसे साइंटिस्ट होते हैं वैसे वॉल्कन की शोध करने वाले शोधकर्ता जो उनको वॉल्कनोलॉजिस्ट बोलते हैं, उनके लिए जो है चिंता का विषय है। और ये कहते हैं कि नासा का जो अर्थ ऑब्जर्वेटरी वेबसाइट है, ये भी मतलब इस पर चिंता कर रहे हैं इस ला सोफेरे पर। ठीक, दिस इज़ बिकॉज कि ये काफ़ी एक्सप्लोजिव है, और ये इरप्शन स्टाइल इसकी काफ़ी इरेटिक है, मतलब कभी भी निकल जाएगा, कभी चुप बैठा रहेगा। देखो लास्ट टाइम कब हुआ था, ये 1979 में हुआ था, इतने पहले। ठीक, अब आपने ये ईयर अगर सुना तो आपके दिमाग में क्या ये आया कि ईरान में जो रेवोल्यूशन हुआ था 1979 में हुआ था, क्या ये आपके दिमाग में आया कि नहीं आया? इंटरलिंक करते हो कि नहीं करते हो? ठीक, जो भी पढ़ा आपस में जोड़ा करो उसे। ला सोफेरे वॉल्केनो जो है सेंट विंसेंट आइलैंड पे है, वेस्ट इंडीज़ के, और इसने 9 अप्रैल से जो है इरप्ट होना चालू कर दिया और लावा वावा फेंकना चालू कर दिया, और ये दिसंबर से चल रहा है आपका। ठीक है, थ्रेटनिंग टू इरप्ट, मतलब इरप्ट होना का मतलब अंदाज़ा जो था वो 9 आपका दिसंबर 2020 से था। फाइनली इसने 9 अप्रैल चालू किया, और 16 अप्रैल तक देख रहे हो इसके द्वारा जो निकली SO2 वो इंडिया तक पहुंच गई। रीज़न फॉर इट्स रीचिंग सो फार, इतना दूर क्यों निकल आया? देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ पे जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ, साइंटिस्ट ने क्लोजली इसके एमिशन को जो है वॉच किया कि किस तरीके से उत्सर्जन इसमें हो रहा है। अब जब एमिशन, जैसे ये वॉल्केनो था मान लीजिए आपका, ठीक, और ये आपका ट्रोपोस्फियर है, ठीक, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर आ गया, तो ये जो है ये हमारा एटमॉस्फेयर होता है, माना जाता है। ठीक है, इसकी लेयर्स हैं, स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेजोस्फियर, फिर आगे जाके एग्जोस्फियर, वो आता थर्मोस्फियर। तो अब देखिए इसमें इन्होंने ये कह रहे हैं कि जो स्ट्रेटोस्फियर होता है वो ड्राई होता है। ठीक, बिकॉज जो इसके पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी टाइम तक रहते हैं और ट्रैवल करते हैं काफ़ी दूर तक। ठीक है, ठीक, मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो मतलब ये वॉल्केनो इससे उत्सर्जन हुआ,
SO2, अगर ये ट्रोपोस्फियर जो कि अगर इन दोनों कंपेयर करोगे थोड़ा सा वेट है और ये अगर कंपेयर करोगे तो ड्राई है, ठीक। तो जब यहाँ पे ये इसकी ये उत्सर्जन, ये SO2 ये सब रहते हैं, तो ये कम दूरी तक जाते हैं और साथ ही साथ जो है आपका ये मच लॉन्गर, मतलब पार्टिकल जो है मच लॉन्गर लास्ट, और मतलब कम तेज़ी से भी जाते हैं और कम दूरी तक जाते हैं जब ट्रोपोस्फियर में रहता है। लेकिन जो स्ट्रेटोस्फियर जो कि रिलेटिवली ड्राई है, उसमें अगर ये उत्सर्जन पहुंच गया तो ये काफ़ी दूर तक जाते हैं और तेज़ी से भी जाते हैं, ठीक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वहाँ पे क्वेश्चन से बन सकता है। और यही रीज़न है जिसकी वजह से पार्टिकल इंडिया तक पहुँच गए और अब साउथ ईस्ट एशिया तक भी मतलब जा सकते हैं ये, ठीक। और इसका इम्पैक्ट क्या है, वॉल्केनिक एमिशन जब होता है, रीचिंग द स्ट्रेटोस्फियर कैन हैव ए कूलिंग इफेक्ट। जब धरती में जो है बहुत सारे पहले वॉल्केनो थे, उसके बाद जो है इससे वजह से जो SO2 निकलता रहा, बादल वादल बनते रहे, तो कई सालों तक जो है वर्षा भी हो। उससे पहले क्या हुआ कि ये एटमॉस्फेयर हमारा ठंडा भी हो गया। क्यों? क्योंकि भैया ये बादल वादल बनते हैं तो उसकी वजह से जब सन की रोशनी है ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो जब अंदर पहुंच ही नहीं पा रही गर्मी तो रुके कैसे, तो इसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट भी हो जाता है, ठीक, ग्लोबल टेम्परेचर पे। और ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्लाइमेट मतलब का जलवायु का एक प्रभाव है वॉल्केनिक इंजेक्शन की वजह से इनटू द स्ट्रेटोस्फियर, कम फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जो है सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, ठीक, जो एसिड होता है आपका। और ये कंडेंस हो रहा है तो रैपिडली इन स्ट्रेटोस्फियर टू फॉर्म फाइन सल्फेट एरोसोल। अब देखो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है सल्फ्यूरिक एसिड में हो रहा है, ये कंडेंस होता है स्ट्रेटोस्फियर में और ये फाइन सल्फेट एरोसोल बन जाता है, कि मतलब कण बन जाते हैं ये जो कण होते हैं सल्फेट, ये रिफ्लेक्शन करते रहते हैं। सन से आई रोशनी जो है गर्मी ये सब रिफ्लेक्ट कर देगा, तो ज़मीन तक पहुँचेंगे तो कूलिंग हो ही जाएगा, ठीक। एरोसोल जो है रिफ्लेक्शन को बढ़ा देता है, रेडिएशन सन का इनटू द स्पेस, और अर्थ का जो लोअर एटमॉस्फेयर है ट्रोपोस्फियर जिसे हम जानते हैं वो ठंडा हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये कलरलेस गैस है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार टॉपिक, ठीक। एक कलरलेस गैस है, रंगहीन गैस है, और इसमें पंजेंट ऑर्डर आती है, यानी कि तीखी गंध होती है जो, और ये स्किन को इरिटेट करती है, टिश्यू को, म्यूकस मेम्ब्रेन जो आईज नोज और थ्रोट में होता है उन सबको भी इरिटेट कर सकती है, ठीक। पोल्यूशन में आती है, एक एयर पोल्यूशन है ये, ठीक। और SO2 का एमिशन जो है वो एसिड रेन कर सकती है, एयर पोल्यूशन कर सकती है आपका डाउनविंड ऑफ ए वॉल्केनो। तो इसी के साथ जो है हमारा ये कई सारे टॉपिक आज के हमारे ख़त्म होते हैं और हम लोग पहुँचते हैं अपने फेवरेट पोर्शन पे जिसका नाम है कॉमन एगा ISPCS। और इसमें हम लोग सिर्फ पढ़ते नहीं, पढ़ के ये भी समझते हैं किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व करना चाहिए एलिमिनेशन मेथड से, और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए सारी इसमें देखते हैं। देखिए डिस्क फुटेड जो है, डिस्क फुटेड बैट से संबंधित कौन से कथन यहाँ पे सही है। देखिए इंडिया में पहला बैम्बू में मतलब जो है आपके बांस में रहने वाला बैट विद स्टिकी डिस्क ये पाया गया है। अभी इसकी फ़ोटो दिखाऊंगा, बड़ा खूबसूरत है। इंडियाज़ फर्स्ट बैम्बू डॉलिंग बैट जो है स्टिकी डिस्क के साथ में, ये आपका नोंग खाइलम आपका वन्यजीव अभयारण्य में पाया गया है जो कि उड़ीसा में है। देखिए अब जब ये नोंग खाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ रहा नाम तो आपको समझ में आना चाहिए कि उड़ीसा नहीं नागालैंड में है बल्कि, ठीक। और इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, और पहला स्टेटमेंट अगर गलत है तो एलिमिनेशन मेथड से आप देखोगे कि C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो ये होती है चीज़। द बैट जो है ये यूडोस्कोपस डेंटिकुलस एप्टली, उसको जो है मतलब वैसे अगर ये साइंटिफिक नेम है, अगर वैसे देखें तो डिस्क फुटेड बैट है ये, और ये बहुत ही डिस्टिंक्टिव इन अपीयरेंस होता है विद द प्रोमिनेंट डिस्क लाइक पैड्स, ठीक, इन द थंब मतलब इसका जो है डिस्क टाइप का होता है, ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है ये, ठीक। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। और ये स्पेशीज़ जो है आपकी थ्राइव करती है, मतलब जीती जाती है आपकी सदर्न चाइना, वियतनाम, थाईलैंड और म्यांमार में, ठीक। इसकी फ़ोटो देखो कितनी खतरनाक है। तो ये स्टिकी पैड जो है इसकी ये चीज़ जो है इसमें आ रहा है, ये स्टिकी ये वाली चीज़ है, खूबसूरत देखो कितना है, ठीक। तो इंडिया का जो है पहला ये बैम्बू डॉलिंग बैट है स्टिकी डिस्क के साथ में, ये आपका मेघालय, सॉरी नागालैंड नहीं मेघालय होगा, ध्यान रखिएगा। नोंग खाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये मेघालय में यहाँ पे ये पाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए बड़ा अच्छा, चोलिस्तान डेजर्ट जो है उससे संबंधित फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। ये अफगानिस्तान में लोकेटेड है, गलत, ठीक। पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, फॉल्स ही पूछा गया, तो या तो ये हो सकता है या फिर D हो सकता है। दूसरा पढ़ते हैं, जो ये वो प्लेस है जो न्यूज़ में थी अभी, क्योंकि आपका दो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ पे शूटिंग मतलब मार दिए गए थे, तो ये स्टेटमेंट सही है। चोलिस्तान डेजर्ट जो है इसको रोही भी बोला जाता है,
तो देखिए ये भी स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। चोलिस्तान डेजर्ट जो है रोही भी बोला जाता है, ये लार्ज डेजर्ट है, ये सदर्न पार्ट ऑफ पंजाब या फिर पाकिस्तान में पाया जाता है। पंजाब का जो ग्रेटर थार डेजर्ट है वहाँ पाया जाता है, ठीक। और ये सिंध प्रोविंस तक जाता है। पाकिस्तान को ऐसे देखोगे अगर, तो पंजाब जो है दो पोर्शन में है पंजाब भी, एक तो भारत में है, दूसरा यहाँ पाकिस्तान में है, ठीक। तो पाकिस्तान के में आ गया ये रोही डेजर्ट है, और ये सिंध प्रोविंस है। तो जो है आपका ये वाला जो पूरा ग्रेट थार डेजर्ट का पार्ट है सिंध प्रोविंस और इन सब में, तो यहाँ पे ये रोही के नाम से जाना जाता है, इसको हम चोलिस्तान भी डेजर्ट बोलते हैं, ठीक। और सिंध प्रोविंस अंदर इंडिया राजस्थान के पास, अब इधर राजस्थान है आपको पता ही है, तो ये राजस्थान के पास में ये जगह है जिसको चोलिस्तान डेजर्ट बोला जाता है। ये इट इज़ वन ऑफ द 2 लार्ज डेजर्ट इन पंजाब। दूसरा कौन सा है, थार डेजर्ट के नाम से आता है। तो पाकिस्तान में कौन कौन से डेजर्ट हो गए, एक हो गया थार डेजर्ट, एक हो गया चोलिस्तान डेजर्ट, उसको रोही बोला जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड है। पाकिस्तान में क्या होता है कि पाकिस्तान शेखों को यूएई और इन सब से बुलाते हैं और उनके मतलब एक तरीके से कैंपिंग कराते हैं, हंटिंग कैंपिंग, ठीक। हंटिंग कैंपिंग होती है और मतलब शिकार कर खिलवाते हैं, कुछ पैसे वो शेख इनको मुंह पे मार देते हैं, तो इसी में खुश हो जाते हैं बेचारे भिखारी। तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है इसका शिकार करवाते हैं। राजस्थान की ये स्टेट बर्ड भी है और ये इंडिया में क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी मानी जाती है, और अभी चोलिस्तान में 2 ये इन लोगों ने मार दिए थे। तो इसी के साथ में हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट से संबंधित, पॉलिटिक्स से संबंधित, आपके वर्ल्ड हेरिटेज से संबंधित, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित कई सारे हम लोगों ने टॉपिक यहाँ पे पढ़े अच्छी क्वालिटी के साथ। अगर आपको प्लीज़ पसंद आता तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आप लोग को यूपीएससी और ईपीएफओ और यूपीएससी का जो है कंप्लीट पेड ग्रुप ज्वाइन करना है या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इन 2 नंबर पर कॉल करके 8564880530 9696066089 पे कॉल करके। चलिए फिर आप लोगों से कल मुलाकात होगी फिर से सुबह 6 बजे। तब तक आप लोग से मिल लेते हैं। अलविदा, जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे मातरम।